नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की बागडोर संभाल ली है। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अजित पवार और शिंदे उनके कैबिनेट में हैं और जाहिर है कि एक स्मूथ ट्रांजिशन 10-15 दिन के बाद हो पाया है। कठिन दौर था, शिंदे को मनाने में हाथ पांव फूल गए थे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के, लेकिन फाइनली बीजेपी या महायुति कह सकती है कि अंत भला तो सब भला। अब असल में चुनौती शिंदे के सामने भी है और चुनौती उधर विपक्ष के सामने भी है, और विपक्ष में खास तौर पर उद्धव ठाकरे के सामने है। उद्धव ठाकरे उनकी शिवसेना के सामने है, क्योंकि इस चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है, और उसके बाद अब उनके सामने अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा हो गया है। इसीलिए पार्टी के अंदर हलचल बहुत है। पार्टी के अंदर तरह तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। उन्हें हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से बाहर निकलना पड़े, या ना निकले तो कम से कम अपनी जो पुरानी वाली पॉलिसी थी हिंदुत्व की राजनीति करने की, उस पर लौटना पड़ेगा। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को मानना है कि अगर इस चुनाव में पार्टी को नुकसान हुआ है तो इसकी वजह शायद उनकी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व था, क्योंकि जो हार्ड हिंदुत्व है, कट्टर हिंदुत्व है, वो बीजेपी के पास था। और एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के साथ जुड़कर उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की लाइन ली थी। तो वो जो वोट बैंक कभी शिवसेना के पास होता था, उद्धव ठाकरे के साथ होता था, वो शिफ्ट कर गया शिंदे के पास, और उसकी वजह से उनकी ये करारी पराजय हुई। हालांकि इसके बहुत सारे काउंटर पॉइंट्स भी हैं कि अगर उद्धव की पार्टी ने अपने हिंदुत्व को थोड़ा सा मुलायम नरम किया है तो उसकी एवज में उसे दूसरा वोट बैंक भी मिला है। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी का एक चंक पूरा वोट शिफ्ट हुआ है उद्धव ठाकरे और जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था उसकी तरफ, उसकी वजह से उनको भी मिला है। और उद्धव की इमेज भी थोड़ा उस तरह की रही है कि उनके साथ वो जुड़ पाया है, और भी दूसरे सेक्शन आकर जुड़े हैं। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन चुनाव नतीजों पर कितना भरोसा किया जाए जिनमें तरह तरह की कमियां खामियां अब सामने आ रही हैं, धांधलियां सामने आ रही हैं। कई जगह रीपोलिंग करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है सरकार की तरफ से। तो चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं महाविकास आघाड़ी के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी शिवसेना के लिए। लेकिन चूंकि इन चुनाव में इतनी धांधली हुई है, इस वजह से वो इनके पास ये कहने के लिए है कि हम हारे नहीं हैं, हमें छल कपट से हराया गया है। तो लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं का मोराल हाई करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन आगे की राजनीति इससे नहीं हो सकती। आगे की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे को एक नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा। उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि वो जो वोट बैंक और वो जो कार्यकर्ता का उनका बेस है, उसको वो कैसे फिर से रीगेन करेंगे। ये उनके लिए एक अच्छी बात हुई है कि एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, और ये उनके पास एक टॉकिंग पॉइंट है लोगों के बीच में बात करने का कि किस तरह से बीजेपी ने पहले उनके साथ धोखाधड़ी की, उन्हें उनसे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया और उन्हें फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और इसी तरह से एकनाथ शिंदे को वो तोड़ कर ले गए। उस समय तो मुख्यमंत्री बना दिया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, उनकी वजह से चुनाव जीता, और फिर उनको उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो शिंदे अब महाराष्ट्र सरकार को लीड नहीं कर रहे हैं, वो उस सरकार के अंग हैं, एक अंग हैं, जैसे दूसरे अंग अजित पवार हैं और बहुत सारे मंत्री हैं। अब उनकी हैसियत घट गई है, और ये जो संजय राउत ने कहा है कि अब एकनाथ शिंदे कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बीजेपी का प्लान अब अपने दम पर ही सरकार बनाने का है 2029 में भी, और वो किसी न किसी तरह से
शिंदे की पार्टी को तोड़ेगी और दूसरी पार्टियों को तोड़कर अपने को मजबूत करेगी और 2029 तक वो इस हैसियत में आना चाहेगी कि उसकी निर्भरता किसी भी पार्टी पे ना हो। बेशक एकनाथ शिंदे उसके साथ रहें, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अभी उनको दबाव में डाला, जिस तरह से सौदेबाजी करने की कोशिश की और आखिरी क्षण तक उनको त्रिशंकु बनाकर लटकाए रखा, वो स्थिति वो शायद स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको अवॉइड करना चाहते हैं। और ये बार बार कह भी चुके हैं जेपी नड्डा कि रीजनल पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा, रीजनल पार्टी नहीं चाहिए उनको, वो अपनी पार्टी को ही हर जगह देखना चाहते हैं। तो ये बहुत साफ है बीजेपी की तरफ से, और इस लिहाज से एकनाथ शिंदे अब उस विकेट पर नहीं है जिस पर मुख्यमंत्री रहते हुए थे, और ये उद्धव सेना और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। इस एडवांटेज को वो अपने चुनावी सफलताओं में भी बदल सकते हैं। विधानसभा चुनाव तो 5 साल बाद होने हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे चुनाव होने हैं जिनमें शिवसेना की ताकत को फिर से आजमाया जाएगा, उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता को फिर से अपनाया जाएगा, आजमाया जाएगा, और बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है, ये फैसला भी ये मान लेना कि एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन ज़्यादा बेहतर रहा है इस चुनाव में, इसलिए वो बाला साहब ठाकरे के वारिस हो गए, ये पब्लिक में ये मान्यता तो नहीं होगी। उसके वारिस उद्धव ठाकरे थे, हैं बेशक, जिस तरह से तोड़ फोड़ के ज़रिए या चुनावी धांधलियों के ज़रिए उन्हें कमज़ोर किया गया है, वो उसको रीगेन कर सकते हैं। इसके लिए उनको, जैसा मैंने कहा कि पहले अपने पार्टी का संगठन बेस तैयार करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा नेता हों उनको बटोर कर अपने साथ संगठित करना पड़ेगा, अपनी वर्किंग स्टाइल में एक बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जो ये कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे एक्सेसिबल नहीं है, वो मिलते नहीं हैं आमतौर पर लोगों से, ये उनको दूर करना पड़ेगा और एक लीडरशिप, नई लीडरशिप खड़ी करके उसको मैदान में उतारना पड़ेगा। तो ये एक संगठन के स्तर पर, फिर दूसरा कार्यक्रम के स्तर पर। अब ये जो कार्यक्रम और एजेंडा जो है, इसको लेकर एक नई चर्निंग और नया मंथन पार्टी के अंदर शुरू हुआ है कि क्या वो वही एग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ दोबारा जाएं। अगर उस तरफ जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी में कलह पैदा होगी और हो सकता है कि उन्हें महाविकास अघाड़ी से बाहर आना पड़े, और अगर वो बाहर आते हैं तो वो और कमज़ोर होंगे। तो महाविकास अघाड़ी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेले पड़ जाएंगे अगर महाविकास अघाड़ी से बाहर जाएंगे, और अकेले पड़ जाएंगे तो मोदी शाह उन्हें और भी आसानी से ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। और वो मोदी शाह का एजेंडा निश्चित रूप से ये होगा कि अब उन्हें इतने वीक होने के बाद छोड़ नहीं देंगे, वो उनको और भी पूरी तरह से ख़त्म करने की जो भी संभावनाएं होंगी, जो भी कोशिशें होंगी, उनके तरफ से की जाएंगी। ऐसे में उन्हें कांग्रेस और एनसीपी दोनों के साथ की ज़रूरत है आगे की लड़ाई के लिए। इसलिए हिंदुत्व को भले ही वो थोड़ा सा एग्रेशन के साथ पेश करना शुरू करें, लेकिन ऐसा ना करें कि उनके बाकी जो साझेदार हैं उनके लिए थोड़ा असुविधाजनक स्थिति पैदा हो जाए, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे शिवसेना के साथ। इसको ध्यान में रखकर ही वो अपने हिंदुत्व को एक नई शक्ल दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती अभी शिवसेना के सामने आने वाली है, वो है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव। आप सब जानते हैं कि मुंबई महानगर पालिका का अपना बजट 50,000 करोड़ के आसपास का होता है, और कुछ समय पहले तक मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का वर्चस्व होता था। अब लेकिन हालांकि पिछली बार भी लगभग नेक टू नेक थे बीजेपी और शिवसेना, अब शिवसेना विभाजित है। उधर एकनाथ शिंदे भी यहाँ पर ठोक बजाएंगे। हालांकि इस चुनाव में भी, जिसमें इतनी सारी धांधलियाँ हुई है, मुंबई में शिवसेना का प्रदर्शन बहुत ख़राब नहीं रहा है। उन्होंने 10 सीटें वहाँ भी जीती हैं, इसलिए मुंबई में अभी स्थिति उसकी ठीक ठाक है, और इसको बेहतर कैसे वो बना सकती है, इसको ये देखना है। तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में अगर वो शिंदे की सेना से बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं और किसी तरह से उस पर काबिज हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए, और ये उनकी वापसी का रास्ता खोल देगी। इसी तरह से कई और
शहरों की स्थानीय निकायों पर पुणे में, नासिक में और भी कई जगह चुनाव होने हैं, वहाँ भी उनको अपनी पार्टी को नए सिरे से संगठित करके और चुनाव के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो एक बड़ा एजेंडा, बड़ा काम उद्धव ठाकरे और उनकी सेना के पास है। उन्हें दिन रात 24/7 उसी तरह से काम करना पड़ेगा जिस तरह से बीजेपी काम करती है और जिस तरह से शिंदे सेना ने इस बार काम किया है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वही उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे को करना पड़ेगा और पूरी एक लीडरशिप ऐसी तैयार करनी पड़ेगी जो इन तमाम इलाकों में पार्टी के को रिजुविनेट करने के लिए, उसका कायाकल्प करने के लिए, उसमें नई ऊर्जा का संचार करने के लिए वो काम कर सकें। तो ये जो तुरंत सामने वाला एजेंडा है जिसके लिए शिंदे 6 महीने का समय मांग रहे थे कि 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये उन्होंने मांग रखी थी मोदी और शाह के सामने, ताकि वो इन चुनावों को अपने ढंग से डील करके जीत कर आपको दे देंगे और उसके बाद फिर राह आसान हो जाएगी। ये मांग उनकी मानी नहीं गई। जाहिर है कि बीजेपी चाहती थी कि मुख्यमंत्री पद किसी भी हालत में किसी और को ना दिया जाए, देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना था उनको, इसलिए ये मांग नहीं मानी गई और इस वजह से उद्धव सेना के लिए एक एडवांटेज पॉइंट हो गया। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते और मुंबई नगर पालिका के चुनाव हो रहे होते तो वो एडवांटेज वाली पोजीशन में होते। आज वो पोजीशन उनकी नहीं होगी। बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा कि उनके मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन शिंदे को नहीं मिलेगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते जिस तरह से काम करना चाहिए एक चुनाव को जीतने के लिए, जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना होगा, ऊर्जा पैदा करनी पड़ेगी और उनको सड़कों पर उतारना पड़ेगा। एक पूरे हंगामे के साथ शिवसेना को जिंदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ी रणनीति की ज़रूरत है, बड़े एजेंडे की ज़रूरत है और महाविकास अघाड़ी के साथ रहते हुए इस लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, इस समझदारी को विकसित करने की ज़रूरत उद्धव ठाकरे के सामने है। और ये अस्तित्व का, वजूद का संकट तो उनके सामने है ही। ये अगले 6 महीने से साल भर उनके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत निर्णायक है। इनको अगर वो अच्छे से संभाल लेते हैं तो आगे की राह थोड़ा आसान हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।